हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइट्स फ्रॉम द रबल के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो लीडर होता है वो ज़्यू को समझा रहा होता है कि ली फैमिली और मेंसनरी गिल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और कहते हैं कि बस एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए जिससे ली फैमिली एक वॉर स्टार्ट कर सके मेंसनरी गिल्ड के ऊपर। और लीडर कहते हैं कि अभी हाल ही में मैं एक सक्सेसफुल नो वॉइस स्टार जनरल बन चुका हूँ, और उसके बाद तुम भी अगर जनरल बन जाओगे तो मेंसनरी गिल्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि स्टार फैमिलीज भी उनका कुछ नहीं कर पाएगी, और फिर हम ली फैमिली को एकदम आराम से मार सकते हैं। और लीडर्स यू से कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स एकदम डेंजरस है और जो तुम्हारे पास 2 वेपन्स है वो भी तुम्हारे एबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, पर अगर तुम किसी एक्सपर्ट को जाके मिलोगे और उसके साथ बैटल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वेपन उसके सामने टिक भी पाएंगे। और ज्यू कहता है कि मेरे जो वेपन्स हैं वो एक्चुअल में ई रैंक के मॉन्स्टर की कोर से बने हुए हैं। और लीडर एकदम अजीब सा मुंह बना के बोलता है कि एक स्टार जनरल का वेपन हमेशा डी रैंक का होना चाहिए। ज्यू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। लीडर ज्यू से कहते हैं कि चलो ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। ज्यू हैरानी से पूछता है कि ये ऑक्शन क्या है। लीडर ज्यू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो ट्रेडिंग सेंटर है यहाँ पे सिर्फ हम लोग चीजें खरीद सकते हैं। एक्चुअल में आज जो ट्रेडिंग सेंटर है वहाँ पे ऑक्शन रखा गया है और मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे जो ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर बहुत सी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होने वाली है। और वो यू को कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है, तुम यहाँ से बहुत अच्छी वेपन्स भी ले सकते हो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे लीडर देखते हैं कि वहाँ पे एक लिहोंग भी आ रहा होता है। लियोंग अपने मन में कहता है कि ये ज्यू अभी तक मरा क्यों नहीं, और साथ में वो लीडर भी, और कहता है कि जो हमारे पिछली बार के जो स्काउट्स थे वो ज्यू के कारण ही मरे थे। लीडर एकदम गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारी ली फैमिली बिल्कुल एक कचरे की समान है, तो भी तुम मेरा सामना करने के लिए यहाँ पे आए हो। और लीडर की बॉडी का एक ऑरा टाइगर के फॉर्म में बाहर निकलता है जिसके कारण ली होंग और उसके कुछ साथी डर जाते हैं। लीहोंग कहता है कि मैं मेरी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रहा, और लीहोंग अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से जाके उसे रोको। और वहाँ पे पीछे से कोई जोर से बोलता है कि स्टॉप, और वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो एक मास्क के साथ अपना चेहरा छुपाए रखा होता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे बैटल नहीं कर सकते, और कहता है कि जिसको भी यहाँ पे बैटल करना होगा वो मेरे हाथों से मरेगा क्योंकि मेरे पास राइट्स हैं किसी को भी यहाँ पे मारने के। और वो लोग वहां से जाते हैं और ज्यू लीहोंग से कहता है कि आज तो तुम बच गए पर तुम्हें नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं छोड़ने वाले। लीहोंग ज्यू से कहता है कि तुम लोग क्या मुझे हराओगे, ज्यू तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उससे तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, उल्टा मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और लीहोंग का एक साथी कहता है कि मेंसनरी गिल्ड तो अब तो और भी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि उनके पास एक और जनरल स्टार आ गया है, अब तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बस हमारा प्लान खराब ना हो। लीहोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा प्लान एकदम अच्छे से चल रहा है और वो बहुत जल्द एंड भी होने वाला है। और लीहोंग कहता है कि मेंसनरी गिल्ड की जो अभी रियल स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ कर पाए फिलहाल। और वो आदमी लीहोंग से कहता है कि उस लीडर में जो बाजू में खड़ा था लड़का उसका नाम क्या है। लीहोंग कहता है कि वो तो बस एक नॉर्मल सा लड़का है पर आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पर वो आदमी कहता है कि वो एक नॉर्मल लड़का तो नहीं है क्योंकि उसके अंदर से जो ऑरा आ रहा था वो एकदम अलग सा ही था, मुझे लगता है कि वो भी एक स्टार जनरल बनने वाला है। लीहोंग एकदम गुस्से में होता है और कहता है अपने मन में कि ये ज्यू को हमेशा किसी न किसी का अटेंशन मिल ही जाता है, जैसे ही हमारा प्लान खत्म होगा वैसे मैं ज्यू को मार दूंगा। और अगला सीन ऑक्शन एरिया का होता है जहाँ पे लीडर बता रहा होता है कि ये एक ऑक्शन एरिया है और इसमें एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और लीडर ज्यू को कहता है कि वो जो पैनल पे बटन लगा हुआ है उसे दबा दो, और कहता है कि जैसे तुम उसे दबाओगे वैसे तुम्हें ऑक्शंस की डिटेल मिल जाएगी। और ज्यू जैसे ही वो बटन को दबाता है वैसे ही वो पैनल खुल जाता है और लीडर ज्यू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे रैंक के वेपन्स मिलने वाले हैं पर इन सबको खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज्यू की नजर एक स्वॉर्ड पे आती है और उस स्वॉर्ड का नाम विंड ब्लेड होता है और ज्यू कहता है कि ये स्वॉर्ड तो अच्छी दिख रही है, और उस स्वॉर्ड के ऊपर डी रैंक का कोर होता है जो एक मॉन्स्टर किंग का होता है एक्चुअल में। और ज्यू कहता है कि अगर मैं डी रैंक का वेपन यूज करूंगा जो मेरी स्किल्स होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्या। पर ज्यू जैसे ही उसका प्राइस देखता है वैसे एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसका प्राइस 50 मिलियन होता है। और ज्यू कहता है कि ये तो बहुत महंगी है पर मेरे पास 100 मिलियंस हैं तो मैं इसे खरीद तो सकता हूँ। अंकल फैंग ज्यू से कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी दिख रही है और ऊपर से ये डी रैंक के कोर से बनी हुई है, ये तो बहुत रेयर चीज है। लीडर भी कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो अच्छी है पर तुम्हें सेलिंग ऑप्शन में जाना चाहिए और अपनी कुछ आइटम को सेल कर देना चाहिए ताकि तुम्हें आगे पैसों की थोड़ी कमी नहीं हो। ज्यू एकदम हैरानी से कहता है कि मेरे को कैसे कमी नहीं होगी, मेरे पास 100 मिलियंस है
वो एकदम सफिशिएंट हो गए। लीडर हंसते हुए जियो से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। डी रैंक के जो किंग मॉन्स्टर्स होते हैं उनके अगर कोर से वेपन बने हुए होते हैं उनकी प्राइस एकदम ज्यादा हाई होती है, और अगर तुम ऑक्शन से परचेज करने वाले हो तो इसकी प्राइस तो सीधा 100 मिलियंस पे चली जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि पहले से तुम प्रिपरेशन करके रख लो। और जियो अपने दोनों मॉन्स्टर्स कोर को बेच देता है और उसे 40 मिलियन मिल जाते हैं, और वो साथ में वो मॉन्स्टर्स के बोन और स्किन भी बेच रहा होता है जिससे उसे थोड़े और मिलियंस मिल जाते हैं। और जियो के पास इन टोटल 160 मिलियंस हैं। और जियो जैसे ही वापस स्क्रीन को देखता है वैसे ही बोलता है कि ये तो कितनी जल्दी इसकी प्राइस इंक्रीज हो गए, ये सीधा 70 मिलियंस पे चली गई। और दोस्तों उसके प्राइस एक्चुअली में बढ़ते ही जा रहे होते हैं, 75 मिलियंस, 77 मिलियंस, 78 मिलियंस तक भी चले जाते हैं, और उसकी लास्ट बीड सीधा 100 मिलियंस पे निकल जाती है, और उसकी अगली बीड 110 बिलियंस पे बिक जाती है। बिकती नहीं है, मतलब उधर अमाउंट पहुंच जाती है। जियो कहता है कि इतना ज्यादा पैसा कर लिया इन लोगों ने तो यार, मेरे मनी तो यहाँ पे ही चले जाएगी। और अगले सीन में जियो ने उस वॉर्ड को परचेज कर लिया होता है, और लीडर कहते हैं कि तुम्हें 110 पे अच्छी डील मिल चुकी है। और पुपेन कहता है कि ब्रदर तुम्हें इस वेपन के बाद तुम्हारी जो पावर्स है वो तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वहाँ पे सिस्टर यू भी आ जाती है और वो कहती है कि जियो तुम तो बहुत रिच हो, तुम तो ऐसे बैठे बैठे 100 मिलियंस यूज कर सकते हो। जियो एकदम रोते हुए कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले अपने आप को अमीर फील कर रहा था और थोड़ी देर में मैं गरीब हो चुका हूँ। मैं आज के बाद कभी भी ऑक्शन में नहीं आने वाला। और वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो जियो को दे देती है, और जियो जैसे ही स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, और सिस्टम उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और सिस्टम कहता है कि इस वेपन के कारण तुम्हारी जो स्पीड है वो 30% ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और जियो एकदम खुश होते हुए उस तलवार को देखता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी है। और जियो की कॉम्बैट एबिलिटी भी 30% से बढ़ जाती है। अंकल फैंग जियो से कहते हैं कि तुम बुरा मत फील करो, तुमने जो पैसे स्पेंड किए इस वेपन को खरीदने के लिए, मुझे पता है कि तुम आधे साल में एकदम जल्दी से पैसे कमा लोगे, और अगर तुम डी रैंक के मॉन्स्टर्स को अगर मार पाते हो तो तुम बहुत जल्दी पैसे कमा लोगे। और जियो कहता है कि मैं जब से छोटा था तब से पैसे बचा रहा हूँ, पर आज मैंने बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट एक ही बार में यूज कर ली, ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। और लीहोंग भी पीछे देखता है और कहता है कि वो तो जियो फैन है, उसने विंड ब्लेड खरीदी है, और वो अपने मन में कहता है कि ये जियो इतना स्ट्रांग है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसकी फुल पावर को यूज कर पाएगा। और लीहोंग एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई अच्छा सा आइटम परचेज करना होगा। और तभी स्क्रीन पे एक नया आइटम अपीयर होता है जो एक्चुअल में आर्टिफैक्ट होता है, और वो एक्चुअल में डी रैंक का आर्टिफैक्ट है। और जियो कहता है कि इसका प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा तो डी रैंक की मॉन्स्टर कोर की प्राइस है, बस फर्क इतना है कि ये जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत रेयर है। लियोंग एकदम खुश होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस बार ऑक्शन में डी रैंक के आर्टिफैक्ट्स भी होने वाले हैं, और कहता है कि पिछली बार मैं जॉइंट ऑपरेशन में आर्टिफैक्ट को हासिल नहीं कर पाया, पर इस बार तो मैं इसे ले ही लूंगा। और वहाँ पे स्टेज पे एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे आप सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आर्टिफैक्ट कितना महंगा होता है और कितनी रेयर आइटम होती है। और वो कहता है कि जिसको भी एडवांस स्टार वॉरियर की पीक से सीधा जनरल रैंक पे पहुंचना है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। जियो अपने मन में कहता है कि पिछली बार मैंने डी रैंक का आर्टिफैक्ट खाया था, 20% मेरी स्किल्स बढ़ा दी थी। लीडर कहते हैं कि इस आर्टिफैक्ट की जो प्राइस है वो कुछ ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस आर्टिफैक्ट को खरीदने वाले हैं, क्योंकि उन सबको अपने आप को लेवल अप करना है। और तभी उसकी प्राइस बताई जाती है, मतलब कि उस आर्टिफैक्ट की उसकी प्राइस 16 बिलियंस होती है, पर वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है, और वो 15 मिलियंस और फिर 25 मिलियंस पे रुकती है, और वो तुरंत 35 मिलियंस पे हो जाती है। और लीहोंग कहता है कि कौन इतनी बिडिंग कर रहा है। लीहोंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे खरीदना होगा, नहीं तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। पर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि उसकी प्राइस एक्चुअली 55 मिलियंस तक पहुंच जाती है, और लीहोंग एकदम जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कौन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा कर रहा है। लीहोंग अंकल फैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो लीहोंग है उसी आर्टिफैक्ट खरीदना है। अंकल फैंग कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लीहोंग को एक्चुअल में अपने आप को जनरल स्टेज तक पहुंचाना है, और वो इस आर्टिफैक्ट को खाने के बाद जनरल स्टेज पे शायद पहुंच भी जाए। और अपना जियो एकदम अलग सा ही प्लान बनाता है और बोलता है कि अब चलो मैं इसकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ, और उसकी प्राइस 60 मिलियंस पे चली जाती है। और लीहोंग कहता है कि इसकी मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस हो चुकी है अब तो, और फिर से उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। लीहोंग एकदम गुस्से में होता है क्योंकि जो प्राइस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन इतनी ज्यादा बिडिंग कर रहा है। और लीहोंग एकदम गुस्से में आता है और कहते हैं कि किसको ये आइटम के लिए मेरे साथ बैटल करना है, मेरे सामने आ जाओ।
और लियोंग कहता है कि मेरे हाथ में अभी 100 मिलियंस पड़े हुए हैं और इसकी प्राइस 99 मिलियंस पे पड़ी हुई है, तो मुझे जल्दी से इसे परचेज करना चाहिए। पर वो जैसे ही परचेज करने जाता है वैसे ही उसकी प्राइस सीधा 100 मिलियंस हो ही जाती है। और वो स्टेज पे खड़ा लड़का बोलता है कि वो जो आर्टिफैक्ट है वो अब बिक चुका है और वो 100 मिलियंस पे बिका हुआ है। और वो लियोंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है क्योंकि उसने 100 मिलियंस पे आर्टिफैक्ट को परचेज किया होता है। और लियोंग एकदम दुखी होता है और कहता है कि मैंने सिर्फ एक आर्टिफैक्ट के लिए 100 मिलियन वेस्ट कर दिए। और हमें पीछे जियो और बाकी के लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा ही था कि ली फैमिली है वो बहुत ज्यादा ही अमीर है, वो लोग सिर्फ 100 मिलियन एक आर्टिफैक्ट जो डी रैंक पे है उसके लिए वेस्ट तो जरूर कर सकते हैं। आज तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन चुकी है। लियोंग एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्राइस हाई की थी इस आर्टिफैक्ट की। और वो कहता है कि जियो बस तुम जरा रुको, मैं इस आर्टिफैक्ट को खाने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।